हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा बाय शंकर सर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्जोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। पिछले क्लास के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, जो कि एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, उसे पढ़ा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से किसी रिएक्शन में हमें हीट देनी पड़ती है और किसी रिएक्शन में हीट अपने आप ही रिलीज होती है और ऐसा क्यों होता है। साथ ही हम लोग देखेंगे कि हमारे आसपास कौन ऐसे प्रोसेसेस हैं जहाँ पर हीट निकल रहा है और जहाँ पे हमें हीट देनी पड़ रही है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जैसे कि नाम से आप देख सकते हैं, दो वर्ड से मिलकर बना है, एक्जो एंड थर्म। एक्जो का मतलब होता है आउटसाइड और थर्म का मतलब होता है हीट, जिसे हम जनरली ट्रायंगल से शो करके दिखाते हैं। तो वैसे केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट निकलती हो प्रोडक्ट के बनने के साथ साथ, उसे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ऑल द रिएक्शंस इन विच हीट इज इन्वॉल्व्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं, जैसे हमारे आसपास श्वसन प्रक्रिया, जिसे जो अभी हम लोग श्वास लेने में कर रहे हैं। श्वसन प्रक्रिया में बेसिकली इसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग नाक से श्वास लेते हैं, वो फेफड़ों में जाएगी, फेफड़ों में ब्लड वेसल्स के कनेक्टेड हैं, वहाँ पे आरबीसी है, आरबीसी से ऑक्सीजन मिल करके वो फिर सेल्स में पहुँचेगा। सेल्स में हमारा और जो ग्लूकोज है ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद है, वो उस माइटोकॉन्ड्रिया में जो मौजूद ग्लूकोज है वह टूट जाता है हमारे द्वारा लिया गया ऑक्सीजन के द्वारा। तो ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को तोड़ देगा और CO2 बनाएगा, वाटर बनाएगा और हीट देगा। तो इस रिएक्शन में चूंकि हीट निकल रहा है प्रोडक्ट के बनने के साथ साथ, आप देख सकते हैं यहाँ ये जो CO2 और वाटर है वो प्रोडक्ट है, साथ में हमारा हीट निकल रहा है। तो जिस रिएक्शन में भी प्रोडक्ट के बनने के साथ साथ हीट भी निकले, उसे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हुआ जो हम लोग श्वसन प्रक्रिया कर रहे हैं। बेसिकली श्वसन प्रक्रिया जो होती है वो डिकम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज होती है। डिकम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज बाय द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इज टर्म्ड एज रेस्पिरेशन। उसी तरह से कंबशन जो प्रक्रिया है, दहन की जो प्रक्रिया है, किसी भी ईंधन को जलाने की जो प्रक्रिया है, वो भी एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्योंकि आप बेसिकली जब मीथेन गैस को आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो आपको प्रोडक्ट के रूप में CO2 और वाटर मिलेगा, साथ में एक लार्ज अमाउंट में हीट भी देखने को मिलेगा। तो इस रिएक्शन में आपने देखा कि हीट निकली प्रोडक्ट के बनने के साथ साथ, ये भी एक तरह का क्या हुआ, हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। ये जो मीथेन गैस आप देख रहे हैं वो इसे हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं। मार्स गैस, क्योंकि ये जनरली दलदल भूमि में पाया जाता है। तो इसके पीछे कहानी भी है। इसे मैं बताऊं तो कुछ इस तरह से है कि एक कुएं की खुदाई हो रही थी। वो कुआं बहुत ही गहराई तक खोदा जा रहा था, तो बहुत गहराई तक खोदी जा चुकी थी। उसमें एक व्यक्ति जो है वो अंदर गया, तो फिर वो काफ़ी समय तक ऊपर नहीं आ पाया। तो उसे देखने के लिए दूसरे व्यक्ति गए, वो भी वापस नहीं आए। उसको देखने के लिए तीसरे गए, इस तरह से 4-5 लोग अंदर गए, वो वापस नहीं आए। तो फिर जब वहाँ पे लोग इकट्ठा हो गए, पुलिस आई, तो फिर पता चला कि ये जो हैं सारे मर चुके हैं। तो पता किया गया कि किस वजह से मरे हैं। तो वहाँ पे आपको रीज़न, जो साइंटिफिक रीज़न इसके पीछे मिला, वो मिला मार्स गैस। मार्स गैस जो है वो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लेने से ये पॉइजनस हो जाता है, पॉइजनस नेचर का है। तो ये मार्स गैस यानी मीथेन गैस सूंघने से, चूँकि वो कुआं दलदल बहुत काफ़ी नीचे था, तो दलदल भूमि थी वहाँ, तो वहाँ से मीथेन गैस का स्राव होने लगा और वो उस गैस को सूंघ करके फिर मर गए। तो ये कहानी इसके पीछे थी। तो जनरली जो हम गोबर गैस इस्तेमाल करते हैं घरों में, उसमें भी बहुतायत मात्रा में मीथेन गैस रहती है। जब इसे हम लोग जलाते हैं तो हमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट निकल रहा है, तो इसलिए इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। उसी तरह से जब हम लोग कोयले को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो CO2 निकलता है, साथ में हीट निकल रही है, तो यह भी एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसी तरह से जब हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग देखा था कि सफ़ेदी करने के लिए घरों में हम लोग बाहर से कली चूना CaO कैल्शियम ऑक्साइड लाते हैं, उसे पानी में डिजॉल्व करते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में हमें हीट भी प्राप्त होता है। उसी तरह से जब आप एक बीकर में कैल्शियम क्लोराइड ले लेंगे और उसे पानी में डिजॉल्व करेंगे, तो आप पाएंगे कि ये जो बीकर का जो निचला हिस्सा है वो गर्म हो गया। तो इसमें भी हीट रिलीज हो रही है। तो जिस किसी भी रिएक्शन में हीट रिलीज हो रहा हो प्रोडक्ट के बनने के साथ, देखिए यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है, हीट रिलीज हो रही है, प्रोडक्ट बन रहा है, हीट रिलीज हो रही है। तो इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन
कहलाते हैं। दूसरी बात जो जाननी है इसमें यह होती है कि एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन में जो डेल्टा एच होता है, जिसे हम लोग एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन कहते हैं, तो वह जो होता है वो नेगेटिव होता है। इसी के आधार पर हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि कोई रिएक्शन एक्ज़ोथर्मिक है या कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है। आगे हम लोग यह भी देखेंगे कि कोई रिएक्शन एक्ज़ोथर्मिक क्यों होती है और कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक क्यों होती है, अर्थात किसी रिएक्शन में हमें हीट क्यों देना पड़ रहा है और किसी रिएक्शन में हीट क्यों निकलती है। इस चीज़ को हम लोग आगे स्लाइड में देखेंगे। आइए आगे देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन जैसे कि नाम से आप देख सकते हैं, दो वर्ड से मिलकर बना है, एंडो एंड थर्म। एंडो का मतलब होता है विद इन, एंड थर्म का मतलब हुआ हीट। तो वैसे केमिकल रिएक्शन जिसमें हमें मॉलिक्यूल के अंदर हीट प्रोवाइड करानी हो, या आप सनलाइट से प्रोवाइड कर सकते हैं या जनरल हीटिंग कर सकते हैं। तो वैसे केमिकल रिएक्शन जिसमें हमें हीट की रिक्वायरमेंट हो ताकि प्रोडक्ट बन सके, ताकि रिएक्शन कंप्लीट हो, तो उस तरह के रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अगर आप हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो केमिकल रिएक्शन शो नहीं होगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है हमारे आसपास है वो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें हमें सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ भी हमें हीट देना पड़ रहा है एक सनलाइट के फॉर्म में, तो वह जो है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन को शो करता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में हम लोग जब पढ़ेंगे तो इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसी प्रकार से जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो पिछले लेक्चर्स में आप लोगों ने पढ़ा था, सारे के सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि किसी भी चीज़ को तोड़ना है तो हमें हीट देना पड़ेगा। जैसे अगर कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ना है तो हीट देते हैं ताकि इसके बॉन्ड टूट जाएँ और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। उसी तरह से फेरस सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का होता है उसको हीट देंगे तो वो आयरन ऑक्साइड SO2 और SO3 बन जाएगा। उसी तरह से जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो लेड नाइट्रेट लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह से जब हम लोग सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में रखते हैं तो ये सिल्वर एटम में टूट जाता है और क्लोरीन गैस भी निकलती है, साथ में यहाँ पे ब्रोमीन गैस निकलेगी। उसी तरह से जब हम लोग कॉपर हाइड्रोक्साइड को गर्म करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड और वाटर बनता है। उसी तरह से हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, CO2 गैस और H2O का निर्माण होता है। तो इन सारे रिएक्शन में हमें हीट देनी पड़ रही है, या तो हम जनरल हीटिंग कर देंगे या तो फिर सनलाइट देनी पड़ती है। तो किसी न किसी रूप में हमें ऊर्जा प्रोवाइड करनी पड़ रही है, तभी ये रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, वरना ये नहीं बढ़ता। तो ये सब रिएक्शन में हमें हीट देनी पड़ रही है, इसलिए ये सब रिएक्शन जो हैं वो एंडोथर्मिक हैं। उसी तरह से आप मेल्टिंग ऑफ आइस भी देखे होंगे। जब एक बीकर में या बर्तन में बर्फ़ लेते हैं तो कुछ समय के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। वो सॉलिड रहता है शुरू में, लेकिन वो बाद में फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो आइस जो है बाहरी वातावरण से एनर्जी को गेन किया, और वो सॉलिड से फिर लिक्विड स्टेट में चला गया। हालांकि ये किसी तरह का केमिकल रिएक्शन शो नहीं किया, क्योंकि यह जो है एक फिजिकल चेंज है। उसी तरह से हैबर प्रोसेस जो अमोनिया बनाने की विधि है, उसमें हम लोग नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को मिक्स करके अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। इसके लिए बेसिकली हमें आयरन कैटलिस्ट चाहिए होता है और मोलिब्डेनम प्रोमोटर चाहिए होता है। साथ ही हमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो बाहर से हमें हीट देना पड़ रहा है, इसलिए यह भी क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। उसी प्रकार से किसी चीज़ को बॉयल करना भी एक तरह का एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ, हालांकि वो फिजिकल चेंज को शो करता है। उसी तरह से हमारा जो अंडे को जो पकाने की प्रक्रिया है वो भी एक तरह का एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्यों हीट निकल रही है और किसी केमिकल रिएक्शन में हमें क्यों हीट देना पड़ रहा है। तो आइए इसे समझते हैं। इसके पीछे की वजह को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें बॉन्ड्स टूटते हैं, पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं। तो ये जो बॉन्ड बनने और जो टूटने की प्रक्रिया है यही डिटरमाइन करती है ओवरऑल कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा कि एंडोथर्मिक होगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल से समझते हैं कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। जैसे H2 जब F2 से रिएक्ट करेगा, जब हाइड्रोजन फ्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो हमें हाइड्रोजन फ्लोराइड मिलेगा। अब इसका एक एक्सपेरिमेंटल डाटा लेते हैं हम लोग। जैसे कि H2 मॉलिक्यूल को जो H से मिलकर बना है, इसे तोड़ने में हमें 436 किलो जूल ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। उसी तरह से जो F2 बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, FF बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें 158 किलो जूल ऊर्जा चाहिए। जब ये आपस में टूट जाएंगे
तो H और F आपस में बना लेंगे। तो H और F जिस समय बनेगा ये दोनों, तो कोई चीज़ जब आके मिलती है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो जिससे लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है। तो जब ये दोनों बॉन्ड बनेंगे तो एक लार्ज अमाउंट में हीट निकलेगी, और वो हीट निकलती है 568 किलो जूल निकलती है। अब हम लोग ओवरऑल इक्वेशन को बैलेंस करके देखते हैं कि ओवरऑल चेंजेस कितने आए। तो जो ओवरऑल ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम लोग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। चूँकि यहाँ रिएक्शन है इसलिए इसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहेंगे कि रिएक्शन में कितने ऊर्जा के बदलाव आए। तो जब हम लोग इसका एंथैल्पी चेंज निकालेंगे, डेल्टा H निकालेंगे, डेल्टा का मतलब हीट भी होता है और डेल्टा का मतलब चेंज भी होता है, कितना बदलाव आया उस चीज़ को देखते हैं। तो इस बदलाव को निकालने के लिए कैसे करते हैं हम लोग, तो जनरली रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट करते हैं। तो रिएक्टेंट्स की ऊर्जा कितनी है हमारे पास, तो H2 और F2 है, तो H2 का हमारे पास है 436 और F2 का है 158 किलो जूल। प्रोडक्ट के निकालते हैं तो चूँकि दो यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन में 2 मोल HF बन रहा है, तो 2 इंटू और 1 HF मोल बनने से कितना ऊर्जा निकल रही है हमारे पास 568। तो जो 2 इंटू 568, जब सभी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो ऊर्जा जो चेंजेज आया वो -542 किलो जूल आया। अर्थात ये जो ऊर्जा है वो HF बॉन्ड जब बन रहा था तो इतना ऊर्जा रिलीज़ किया, वो एक्स्ट्रा अमाउंट में इतना ऊर्जा रिलीज हो गई बहुतायत मात्रा में। तो ये जो ऊर्जा है HF जो है जब बन रहा था, तो ये बॉन्ड चूँकि काफ़ी मजबूत है, काफ़ी मजबूती से बना है, तो काफ़ी अमाउंट में ये ऊर्जा रिलीज़ किया, और यही ऊर्जा हमें हीट के फॉर्म में दिखाई देती है, और इसलिए इसे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। अब चूँकि इसने बहुत सारी ऊर्जा रिलीज़ कर दी है तो ऑब्वियस है कि इसका पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही कम होगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम लोग देखते हैं कि जो प्रोडक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो रिएक्टेंट की तुलना में कम होती है, लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शन में इसका उल्टा होगा, जस्ट उल्टा। प्रोडक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़्यादा रहेगी इन कंपैरिजन टू रिएक्टेंट्स। अब इसे हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी देख सकते हैं। तो इसे आइए देखते हैं कि किस तरह से ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दो पिक्चर दिए हुए हैं, जिसमें एक पिक्चर में एक्सोथर्मिक रिएक्शन के ग्राफ को दिखाया गया है, दूसरे एंडोथर्मिक रिएक्शन में। मैंने अभी भी कहा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कम होगी। ये जो वाई एक्सिस है वो पोटेंशियल एनर्जी को दिखा रहा है, और ये जो एक्स एक्सिस है वो रिएक्शन के प्रोग्रेस को दिखा रहा है कि रिएक्शन किस तरह से आगे बढ़ रही है। तो शुरू वाले केस में जब मैंने कहा रिएक्टेंट की ऊर्जा जो होगी पोटेंशियल ऊर्जा वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट से काफ़ी ज़्यादा होगी, तो ये मैंने उस यहाँ पे ऊपर दिखाया है कि इसकी ऊर्जा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़्यादा है। जब ये बहुत सारा प्रोसेस करके करके प्रोडक्ट बनेगा तो इसकी ऊर्जा जो है प्रोडक्ट की पोटेंशियल ऊर्जा जिसको कह रहे हैं वो कम हो जाएगी, क्योंकि इसने लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज किया है। यहाँ से जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच के जो डिस्टेंस देख रहे हैं, जो ऊर्जा का जो डिस्टेंस देख रहे हैं, डिफरेंस देख रहे हैं, वही डिफरेंस जो है एनर्जी रिलीज होगी। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस को बताता है। उसी तरह से एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है कि प्रोडक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी कम है, इसलिए हमने इसे नीचे दिखाया। जब ये रिएक्टेंट आगे रिएक्शन प्रोसीड होगा तो ये फिर प्रोडक्ट देगा हमें। इस प्रोडक्ट की ऊर्जा जो होगी पोटेंशियल ऊर्जा जिसे हम लोग कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, वो रिएक्टेंट की तुलना में कम होगी, और जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच के जो एनर्जी डिफरेंस है उसी एनर्जी डिफरेंस के बराबर हमें एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, तब रिएक्शन क्या होगा आगे प्रोसीड होगा। तो इस तरह से ये एनर्जी डायग्राम आपने देखा, और आपने देखा कि किस चीज़ के आधार पर, अर्थात एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन के आधार पर हम लोग बता देते हैं कि कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी। और जनरली आप इस तरह से भी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कोई चीज़ को तोड़ना हो तो बेसिकली उसे हीट देना ही पड़ेगा, क्योंकि तोड़ने की प्रक्रिया काफ़ी मुश्किल प्रक्रिया होती है, उसमें हीट देना ही पड़ता है। और जब कोई चीज़ जुड़ रहा हो, और जुड़ने की प्रक्रिया काफ़ी आसान होती है, तो कोई चीज़ जुड़ रहा हो ना तो वहाँ पे लार्ज अमाउंट में हीट निकलता है। इसीलिए जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जनरली आपको देख सकते हैं कि उसमें हीट निकलती है, क्योंकि वहाँ एंथैल्पी चेंजेस जो होते हैं वो हमें नेगेटिव देखने को मिलते हैं, वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एंथैल्पी चेंजेस पॉजिटिव होते हैं और वहाँ पे हमें हीट देना पड़ता है बाहर से। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Thank you for watching my videos. Please do subscribe and share to your friends and colleagues. Thank you.